हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। और इस लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे हैं यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। तो हम पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए यंग नामक एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये दिखाया कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम इंटरफेरेंस को देख सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्लिट का मतलब होता है रेखा छिद्र। रेखा छिद्र, तो रेखा छिद्र कैसे बना सकते हैं? मान लो कोई पेपर ले लो या कोई कार्डबोर्ड ले लो और उसमें एक ब्लेड से हल्का सा एक छेद क्रिएट कर दो, तो इसे हम बोलते हैं स्लिट। तो इस एक्सपेरिमेंट में यंग ने एक पर्दा आर लिया और इस पर्दे आर में एक स्लिट क्रिएट कर दी, मान लो S0, और यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स रख दिया। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या होता है? एक ऐसा लाइट सोर्स जिसमें केवल एक ही कलर की लाइट वेव्स निकलती है। अब चूंकि हम जानते हैं लाइट वेव्स जो होती है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ती है, जैसे कि हाइगन्स ने बताया था। तो ये वेव फ्रंट के फॉर्म में वेव आगे बढ़ेंगी, यानी कि लाइट आगे बढ़ेगी। पर्दे आर से कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा पर्दा एल है जिसमें दो स्लिट बनाई गई है, S1 और S2। इन दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है। जैसे ही ये वेवफ्रंट पर्दे एल पर पहुंचती है तो होता क्या है, क्योंकि हाइगेंस ने बताया था वेवफ्रंट का प्रत्येक पॉइंट एक नए लाइट सोर्स की तरह काम करता है। तो S1 जो स्लिट होगा ये भी एक नए लाइट सोर्स की तरह काम करेगा और अपने अंदर से लाइट वेव्स को निकालेगा जो कि वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ेंगी। इसी तरह से स्लिट S2 भी एक नए लाइट सोर्स की तरह काम करेगा और अपने अंदर से वेव्स को निकालेगा जो कि वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ेंगी। जब S1 और S2 से निकलने वाली वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं, यानी कि जब ये वेव्स आपस में मिलती हैं तो इंटरफेरेंस की घटना घटती है, और इंटरफेरेंस की घटना घटने पर मीडियम की कुछ पॉइंट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और कुछ पॉइंट की इंटेंसिटी एकदम जीरो हो जाती है, जिससे कुछ पॉइंट पर ब्राइटनेस आ जाती है और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां डार्कनेस आ जाती है। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, जहां पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है वहां पर ब्राइट फ्रिंज बन जाती है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है ब्राइट फ्रिंजेस बन गई। और जहां पर इंटेंसिटी एकदम जीरो हो गई थी वहां पर डार्क फ्रिंजेस बन जाती है। इस तरह से क्या होता है, ऑल्टरनेटिव क्रम में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन जाती है। ये था यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके द्वारा यंग्स ने प्रैक्टिकली दिखाया कि इंटरफेरेंस किस तरह से होता है। अब हम एक डेरिवेशन करेंगे और ये देखेंगे कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर हमारा ब्राइट फ्रिंज बनेगी और कितनी डिस्टेंस पर हमारी डार्क फ्रिंज बनेगी। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, S1 और S2 दो स्लिट्स है। O क्या है? स्क्रीन का मिडिल पॉइंट है, यानी कि सेंटर है। इस O से X डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें निकालना है कि इस डिस्टेंस पर डार्क फ्रिंज बन रही है या ब्राइट फ्रिंज बन रही है। क्योंकि हम जानते हैं S1 और S2 के बीच की जो दूरी है, S1 और S2 के बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल d। तो ये O और E कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, या OE या OF जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी d/2, क्योंकि O जो पॉइंट है वो E और F के बीच में है। अब हम देख सकते हैं कि PE जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस d/2। ये डिस्टेंस है यह है x माइनस d/2, जबकि यहां से यहां तक की P से लेके F तक की जो डिस्टेंस है, P से लेकर के F तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी
x प्लस d बाई 2। ये डिस्टेंस कितनी है d बाई 2, ये भी है d बाई 2। तो PF हो जाएगी x प्लस d बाई 2। क्योंकि हम जानते हैं अगर हमको ये पता करना हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो हमें दोनों वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस निकालना होता है। और हम जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 होता है। तो यहाँ पर हम ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए लैम्डा है, ये डेल्टा है, तो यहाँ पाथ डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना है S2P माइनस S2S1P। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम देखते हैं। तो हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। ट्राइंगल ओ डैश ट्राइंगल S1 S1EP में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, S1P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा S1E का स्क्वायर प्लस PE का स्क्वायर। S1E है D, तो D का स्क्वायर प्लस और PE है x माइनस D बाई 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा S1P का स्क्वायर, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं S2FP में, ट्राइंगल S2FP में। तो S2FP में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यह आ जाएगा S2P का होल स्क्वायर बराबर S2F का स्क्वायर प्लस PF का स्क्वायर। तो S2F की वैल्यू है D, तो D का स्क्वायर प्लस PF है x प्लस D बाई 2 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, तो ये जाएगा S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा D स्क्वायर प्लस x प्लस D बाई 2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर माइनस x माइनस D बाई 2 का स्क्वायर। अब D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और ये हो जाएगा x प्लस D बाई 2 प्लस x माइनस D बाई 2 और x प्लस D बाई 2 माइनस x प्लस के D बाई 2। क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1P। यहाँ से d/2 से d/2 कैंसिल, यहाँ पर x से x कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारा 2x और यहाँ से आ जाएगा हमारा d/2 और d/2 यानी कि d। अब चूंकि हम यहाँ
देख सकते हैं, यदि क्या हो, यदि H2P, यदि H2P और S1P में क्या हो, P पॉइंट O के बहुत नजदीक हो, तो H2P और S1P दोनों बराबर होंगी और ये लगभग D के बराबर हो जाएंगे। जब पॉइंट P सेंटर पॉइंट O के नजदीक होगा तो क्या हो रहा है, देखो ये दोनों की दोनों जो डिस्टेंस है लगभग बराबर हो जाएंगे और ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी D के बराबर हो जाएंगी। तो हम देख सकते हैं कि S2P और S1P लगभग बराबर हो जाएंगी और ये बराबर हो जाएंगी D के, दोनों पर्दों के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से S2P माइनस S1P लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे D प्लस D, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और D के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से पाथ डिफरेंस H2P माइनस S1P बराबर आ जाएगा 2x D अपॉन 2 कैपिटल D, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा और ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा x D अपॉन कैपिटल D। तो ये हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा बराबर आ गया x D अपॉन कैपिटल D। अब हम देखेंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए सेंटर से डिस्टेंस। तो अब हम देखेंगे केस नंबर 1, ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए ब्राइट फ्रिंज के लिए सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर पॉइंट O से डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस होगी, ये देखने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं ब्राइट फ्रिंज तब बनती है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ब्राइट फ्रिंज बनती है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए हम जानते हैं कि पाथ डिफरेंस हमारा होना चाहिए n लैम्डा के बराबर, जहां n की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से कुछ भी हो सकती है। तो जब हम डेल्टा की जगह n लैम्डा लिख देते हैं, n लैम्डा बराबर x, तो यहाँ x वो डिस्टेंस आएगा कि जहां ब्राइट फ्रिंज बन रही है, x मैं इसे b से लिख देता हूँ, x b d अपॉन कैपिटल D, यानी कि ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी स्मॉल n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यहाँ में x n b लिखने की जगह एस एन लिख देता हूँ, एक्स एन, यहाँ n की अलग अलग वैल्यू रख के हम अलग अलग ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यदि हम n की जगह 1 रख दें तो यह आ जाएगी पहली ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस, x1 बराबर आ जाएगी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। पहली जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी सेंटर से वो इस डिस्टेंस पर बनेगी और दूसरी ब्राइट फ्रिंज बनेगी जब n की जगह हम 2 रख दें तो यह आ जाएगा x2 बराबर 2 लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। और तीसरी ब्राइट फ्रिंज हमें बनानी है, उसकी डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो n की जगह 3 रख देंगे, यह आ जाएगा x3 बराबर 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब हम देखते हैं कि डार्क फ्रिंज के लिए सेंटर से वो डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारा पाथ डिफरेंस आ गया है डेल्टा बराबर है, वो कितना है x d
अपॉन कैपिटल डी, क्योंकि हम जानते हैं कि डार्क फ्रिंज वही बनती है, क्योंकि हम जानते हैं डार्क फ्रिंज वही बनती है जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और हम जानते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा कितना होता है 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीजर मल्टीपल होता है। तो इस केस में हमारी बनती है डार्क फ्रिंज, तो इस तरह से हो जाएगी 2n-1 लैम्डा बाई 2 बराबर एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ एक्स एन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2n-1 लैम्डा बाई 2 इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारी डार्क फ्रिंज किस डिस्टेंस पर बन रही है। तो यहाँ n की अलग अलग वैल्यू रख करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सी कितनी डिस्टेंस पर हमारी डार्क फ्रिंज बन रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, जो फ्रिंज हमारी बन रही है इनकी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी ये कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो फ्रिंज जो बन रही है इन सभी की चौड़ाई एक समान है। और हमने अभी देखा कि ब्राइट फ्रिंज के लिए सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो होती है xn बराबर स्मॉल n कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। उसी तरह से डार्क फ्रिंज के लिए जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वो होती है 2n-1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये होती है। अब अगर हमें निकालना है फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, दो क्रमागत डार्क फ्रिंज या दो क्रमागत ब्राइट फ्रिंजों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही होती है हमारी फ्रिंज विड्थ। जैसे कि मान लो यहां से हम देख रहे हैं तो दो क्रमागत ब्राइट फ्रिंज ले लेते हैं, जैसे ये दो क्रमागत ब्राइट फ्रिंजों के बीच की जो डिस्टेंस है यही फ्रिंज विड्थ कहलाती है, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। या हम कह सकते हैं दो क्रमागत डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी, पहली डार्क फ्रिंज ये और दूसरी डार्क फ्रिंज ये, इनके बीच की जो दूरी है, पहली जो डार्क फ्रिंज आ रही है हमारी ये और दूसरी डार्क फ्रिंज आ रही है ये, तो इनके बीच की जो दूरी है उसे हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए बात करूं तो मान लिया ब्राइट फ्रिंज के लिए n+1 भी जो फ्रिंज बनेगी वो बनेगी n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, और एक आ जाएगी एन बी फ्रिंज, ये है n+1 बी फ्रिंज की डिस्टेंस, और ये हो जाएगी एन बी फ्रिंज की डिस्टेंस। इस तरह से हम फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि स्मॉल n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। यहाँ से हम अगर स्मॉल लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी कॉमन लें तो यह आ जाएगा n+1 माइनस n, यानी कि फ्रिंज विड्थ आ जाएगी हमारी स्मॉल लैम्डा कैपिटल लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इस तरह से ये फ्रिंज विड्थ आ जाती है जो कि सेम रहती है। तो हर फ्रिंज के लिए जो फ्रिंज विड्थ होती है वो सेम रहती है। अब हम एक और डेरिवेशन देखेंगे और हम देखेंगे कि इंटेंसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, यानी कि हम यहाँ देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पे हम देखेंगे
मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी को। तो कैसे पता लगाते हैं कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी हो रही है और किस पॉइंट पर मिनिमम इंटेंसिटी है, और कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे। स्लिट S1 व S2 से चलने वाली लाइट वेव्स स्क्रीन C पर पहुंचती हैं। स्लिट S1 और S2 से चलने वाली लाइट वेव्स पॉइंट P पर पहुंचती हैं, यानी कि स्क्रीन पर पहुंचती हैं, स्क्रीन के पॉइंट P पर पहुंचती हैं। माना स्क्रीन पर स्थित बिंदु P पर लाइट की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। माना इस वेव के कारण पॉइंट P पर किसी क्षण डिस्प्लेसमेंट y1 व y2 है। वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट P पर S1 वेव की वजह से वो है y1, S1 वेव की वजह से पॉइंट P पर जो वेव का डिस्प्लेसमेंट है वो मान लीजिए y1 है, और S2 वेव की वजह से पॉइंट P पर वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए वो y2 है। अब हम वेव का इक्वेशन लिख रहे हैं, उस वेव का इक्वेशन जो जो सोर्स पॉइंट पर वाइब्रेट कर रहा है। तो हम जानते हैं कि वेव का इक्वेशन होता है y1 बराबर स्मॉल a1 साइन ओमेगा टी। ये उस वेव का इक्वेशन है जो ओरिजिन पे है। इसी तरह से हम S2 से निकलने वाली वेव का भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो y2 बराबर हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां फाइव ये दिखा रहा है कि दोनों वेव में एक पाथ डिफरेंस है या फेज डिफरेंस है। ये फाइव क्या दिखा रहा है, दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस को शो कर रहा है, यानी फाइव फेज डिफरेंस है। अब फाइव क्या है, दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, क्योंकि हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों वेव के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, यानी y1 प्लस y2 के बराबर होता है, जैसे कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। y1 की वैल्यू है a1 साइन ओमेगा टी, और y2 की वैल्यू है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको खोल देंगे, a1 साइन ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये इस तरह से ये हो जाएगा साइन ए साइन ओमेगा टी इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा a1। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लेते हैं इस टर्म से, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, तो यहां से आ जाएगा a1 और यहां से आ जाएगा a2 cos फाइव प्लस यहां से ये आ जाएगा cos ओमेगा टी और a2 साइन फाइव। अब हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि a1 प्लस a2 cos फाइव, इसको हमने कैपिटल A मान लेते हैं, कैपिटल A cos थीटा मान लेते हैं, और a2 साइन फाइव को हम a साइन थीटा मान लेते हैं। तब क्या होगा, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, कैपिटल A साइन ओमेगा टी इंटू cos थीटा प्लस कैपिटल A cos ओमेगा टी इंटू साइन थीटा।
अब यहाँ से मैं a कॉमन ले लूं तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ओमेगा टी इंटू कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इस तरह से ये हमारी रिजल्टेंट वेव आ जाती है। तो यहाँ पे ए जो हम देख रहे हैं वो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जहां ए क्या है, कैपिटल ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब हम देखेंगे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए cos थीटा बराबर है a1 प्लस a2 cos फाई और a sin थीटा बराबर है a2 sin फाई। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 का स्क्वायर करके इक्वेशन 4 के स्क्वायर में जोड़ देंगे। इक्वेशन 3 का स्क्वायर करते हैं और उसमें ऐड कर रहे हैं हम इक्वेशन 4 के स्क्वायर को। तो देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कोस फाई का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a2 साइन फाई का स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ से a1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर a1 का स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ से a2 का स्क्वायर हमने कॉमन लिया और यह आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2a1 a2 कोस फाई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बराबर आ गया a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाता है। अब चूंकि हमको निकालनी है इंटेंसिटी और हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है, किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये उस वेव के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी हमेशा लाइट या किसी भी वेव के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से इंटेंसिटी का फॉर्मूला आई बराबर हो जाएगा के इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट के लगा दिया। तो इस तरह से ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है जहां के एक कांस्टेंट है। अब हम ये फॉर्मूला दोनों वेव्स के लिए भी लगा देते हैं। S1 स्लिट से आने वाली वेव के लिए जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो I1 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी के A1 का स्क्वायर, और S2 स्लिट से आने वाली वेव की जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी I2
और ये हो जाएगी KA2 का स्क्वायर। और जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसकी इंटेंसिटी जैसे कि हम देख रहे हैं क्या है, I बराबर K इंटू कैपिटल A का स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले को फिर से देखते हैं और यहां से कैपिटल A स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगी I अपॉन K। इसी तरह से यहां से हम देख सकते हैं स्मॉल a1 का स्क्वायर बड़ा आ जाएगा I1 अपॉन K और यहां से A2 का स्क्वायर आ जाएगा I2 अपॉन K। और अब हम ये रख देते हैं कैपिटल A का स्क्वायर बराबर स्मॉल a1 का स्क्वायर प्लस स्मॉल a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा I अपॉन स्मॉल के और ये हो जाएगा I1 अपॉन स्मॉल के और ये हो जाएगा I2 अपॉन स्मॉल के प्लस 2 a1 की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ I1 अपॉन के और a2 की जगह आ जाएगा I2 अपॉन के और ये हो जाएगा cos 5। तो इस तरह से ये आ जाएगा I अपॉन के और ये हो जाएगा I1 अपॉन के, ये हो जाएगा I2 अपॉन के प्लस 2 और इस तरह से ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू cos 5 अपॉन के। तो के को कॉमन लेके काटेंगे तो इस तरह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 cos 5। ये एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारा आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी कितनी हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। इंटेंसिटी जो आई होती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। तो हम जानते हैं यहां से हम देख सकते हैं कि आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, आई की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस के 1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी जिसे आई मैक्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बराबर हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I2 और cos फाई की वैल्यू हो गई प्लस 1। तो इस तरह से एक नया फॉर्मूला हमारा बन जाएगा I मैक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब क्योंकि हम देख रहे थे कि जो I होती थी वो प्रोपोर्शनल होती थी एम्पलीट्यूड के, जो I होती थी ये प्रोपोर्शनल होती थी एम्पलीट्यूड के। तो I1 बराबर आ गया था K A1 का स्क्वायर और I2 बराबर आ गया था K A2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ऑफ I1 अगर निकालते हैं तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ K इंटू A1 और स्क्वायर रूट ऑफ I2 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ K इंटू A2। तो इस तरह से हम I मैक्स को ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ K A1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ K A2 का होल स्क्वायर, या हम ले सकते हैं K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी इतनी
इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, क्योंकि हम जानते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होती है, इंटेंसिटी मिनिमम होती है। जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है, और इंटेंसिटी मिनिमम तभी होगी जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम हो। और हम जानते हैं cos फाई की मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो उस फॉर्मूले में अब हम देखेंगे इंटेंसिटी जो कि हो जाएगी मिनिमम इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2, और यहाँ प्लस क्या था, प्लस यहाँ था 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I2 इंटू कोस फाई की वैल्यू -1 हो जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस की 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 और स्क्वायर रूट ऑफ I2। तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारी इंटेंसिटी आ जाएगी, मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी। अब अगेन अगर हम I को एम्पलीट्यूड से सब्स्टिट्यूट करें तो मिनिमम इंटेंसिटी जो आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी के स्क्वायर रूट ऑफ A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा, यह मैक्सिमम इंटेंसिटी और यह है मिनिमम इंटेंसिटी। इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो एक डेरिवेशन था और इस डेरिवेशन में इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।